नमस्कार, कैसे आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की हिस्ट्री में चैप्टर 7 शासक और इमारतें। इस अध्याय में 10 प्रश्न लघुत्तरीय हैं और 140 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपका मुगल वंश से संबंधित प्रश्न उत्तर लगभग सभी पूरे हो जाएंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी वीडियो देखना है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वास्तुकला या अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत चापकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है। वास्तुकला की जो अनुप्रस्थ टोडा और चापकार सिद्धांत, ये दोनों के दोनों ही भवन निर्माण की शैलियाँ हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, चलो देखते हैं। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली में दो खड़े खंभों के आर पार एक सहतीर रखी जाती है। उस सहतीर पर अधिरचना का भार टिका होता है। चापकार शैली में एक मेहराब पर अधिरचना का भार टिका होता है। तो दोनों में यह अंतर है। प्रश्न 2 है, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है। शिखर का मतलब ऊंचाई से है, तो चलो उत्तर देख लेते हैं। मंदिर के मुख्य भवन के सबसे ऊंचे भाग को शिखर कहते हैं। मंदिर का गर्भगृह जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति होती है ठीक शिखर के नीचे होता है। ये जो ऊंचा भाग होता है मंदिर का ऊपर वाला, इसको क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। और जहां बीच में देवी देवता की मूर्ति होती है उसको गर्भगृह कहते हैं। अगला प्रश्न 3 है, पितरादुरा क्या है। तो पितरादुरा भी एक भवन को सजाने की शैली है। देखते हैं क्या है। डिजाइन की एक खास शैली का नाम पितरादुरा है। इस शैली में संगमरमर या किसी अन्य पत्थर पर उकेर कर डिजाइन बनाई जाती है और फिर उस डिजाइन में रंग बिरंगे बेशकीमती पत्थरों को भरा जाता है। अर्थात दीवार पर जो है संगमरमर के जो पत्थर होते हैं उनकी दीवारों पर बेशकीमती हीरे जवाहरात से उसकी जड़ाई की जाती है। प्रश्न 4 है, एक मुगल चार बाग की क्या खास विशेषताएं हैं। जो मुगल चार बाग है उनकी क्या क्या खास विशेषताएं थी, चलो देखते हैं। मुगल चार बाग में औपचारिक बाग को 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, इसलिए इसे चार बाग कहते हैं। मुख्य भवन अक्सर चार बाग के बीचों बीच होता है, लेकिन कुछ उदाहरणों में मुख्य भवन चार बाग के एक छोर पर भी हो सकता है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें जो मुख्य भवन है वह चार बाग के एक किनारे पर भी उपस्थित है, बनाया गया है। प्रश्न 5 है, किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी। पहले जो बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे उससे राजा की महत्ता की पहचान कैसे होती थी, सूचना कैसे मिलती थी, चलो देखते हैं। 8वीं से 18वीं सदी के दौरान मंदिर बनाने में बहुत खर्च आता था, इसलिए विशाल मंदिरों का निर्माण शासकों ने ही कराया था। मंदिर के माध्यम से शासक प्रजा को अपने राजा होने के नैतिक अधिकार का पाठ पढ़ाने की कोशिश करता था। इसलिए मंदिरों में बेशकीमती मूर्तियां और जवाहरात रखे जाते थे। धन धान्य से संपन्न मंदिर का मतलब होता था कि राजा भी इस तरह से संपन्न होगा। तो यह कारण था मंदिरों को भव्य बनाने का उस समय। प्रश्न 6 है, दिल्ली में शाहजहां के दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। यह धारणा कैसे बनी। तो जो दीवाने खास है दिल्ली का, उसमें एक दीवार पर ऐसा लिखा हुआ है। क्यों लिखा है, चलो देखते हैं। शाहजहां द्वारा बनाए हर महल भवन में वास्तुकला और शिल्पकला की खूबसूरती नज़र आती है। दीवाने खास में लगभग हर शैली का अनूठा संगम देखने को मिलता है, इसलिए दीवाने खास की भव्यता और वहाँ का माहौल कमाल का रहता होगा। शायद इसलिए यह लिखा गया होगा कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह वहीं है। आगे और इसमें है, मूल रूप से किसी शायर ने कहा था, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। दीवाने खास के बारे में अभिलेख में यही लिखा गया है। एक बार गालिब ने इसी तर्ज पर दिल्ली के बारे में लिखा था,
यदि दुनिया शरीर है तो दिल्ली आत्मा है। ऐसा किसने लिखा था? गालिब ने लिखा था। प्रश्न 7 है, मुगल दरबार से इस बात का संकेत कैसे मिलता था कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमज़ोर सभी को समान न्याय मिलेगा? ऐसा संकेत कहाँ से मिलता था उसको देख लेते हैं। 2% 3% और रहे हैं बस। दीवाने खास में रखा बादशाह का सिंहासन ऐसी जगह पर है कि दरबार में बैठे हर किसी को मक्का की ओर मुंह करके बैठना पड़ता था। इसलिए उस सिंहासन को लोग किबला भी कहते थे। मुसलमान जिस तरफ घूमकर नमाज अदा करते हैं उसे किबला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? किबला। ऐसे में लोगों के बीच यह भावना भरी जाती होगी कि बादशाह अल्लाह का प्रतिनिधि है। सिंहासन के पीछे पितरा शैली में ऑर्फियस को वीणा बजाते दिखाया गया है। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत सुनकर हिंसक पशु भी शांत हो जाता है। ऐसे शांतिपूर्ण माहौल में हर किसी को न्याय की उम्मीद होती है। प्रश्न 8 है, शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? इसका उत्तर है, इस नए शहर के यमुना नदी पानी का मुख्य स्रोत थी। इस नए शहर के पास जो है यमुना नदी का जो है मुख्य पानी का स्रोत यमुना नदी थी। यमुना नदी तक पहुंचकर नियंत्रण करके बादशाह पूरे शहर पर प्रतीकात्मक रूप से अपना आधिपत्य दिखाना चाहता था। इसलिए कुछ खास अभिजातों को छोड़कर किसी अन्य को यमुना के किनारे घर बसाने की अनुमति नहीं थी। अन्य लोगों को वहां से दूर शहर में घर बनवाने की इजाज़त थी। तो यमुना नदी का जो पानी है उस पर जो शासक है पूरी तरह से अपना अधिकार रखना चाहता था। लास्ट प्रश्न है लघुत्तरीय में। प्रश्न 9, आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं और उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों में इससे भिन्न थे? उत्तर देख लेते हैं। आज धनी और शक्तिशाली जिन घरों को बनवाते हैं वे अक्सर उनके निजी इस्तेमाल के लिए होते हैं, लेकिन अतीत में राजाओं और उनके दरबारियों द्वारा निर्मित विशाल भवनों को या तो जनता के इस्तेमाल के लिए बनाया जाता था या फिर शासकों की विलासिता के लिए। इन भवनों के माध्यम से प्रजा को शासक की धन संपदा, वैभव और शक्ति का संदेश दिया जाता था। तो ये थे लघुत्तरीय प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे 140 जो है मुगल से संबंधित MCQs। उससे पहले हम देखते हैं मुगल बादशाहों की सूची। जो कुल मुगल बादशाह हुए हैं वो 1526 से और बहादुर शाह जफर तक 1857 तक 15 हुए हैं। उनके नाम हैं, इसमें देखते हैं हम क्या क्या नाम उनके। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। 6 नंबर पर औरंगजेब आता है। फिर औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, शाहदार शाह, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर प्रथम और उसके बाद शाह आलम, अकबर, बहादुर शाह। ये इतने सारे कुल मिलाकर बहादुर शाह जफर जो है ये अंतिम बादशाह था मुग़लों का। तो इस प्रकार ये कुल मिलाकर जो मुग़लों के शासक हुए हैं उनकी संख्या 15 है। तो चलो प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुग़ल नींव रखी थी? जो 1526 है, 1526 में बाबर ने किस शासक को हराया था? तो वह था किस वंश का था? लोधी वंश का। लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी थी। किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को। प्रश्न 2 है
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसको पानीपत का युद्ध कहा जाता है। प्रश्न 2-3 है। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया? तो यह कौन से युद्ध में किया था? यह भी पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। किसका उपयोग? तुगलमा युद्ध नीति, एक विशेष पद्धति के द्वारा यह युद्ध किया जाता था। इस नीति का उपयोग किया था। प्रश्न 4 है। किस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने अपने खजाने का मुंह अमीरों और सगे संबंधियों के लिए खोल दिया और उसकी इस उदारता के लिए कलंदर की उपाधि भी दी गई? उसे इस उदारता के लिए क्या कहा गया? कलंदर कहा गया। तो वह कौन सा युद्ध था? वह भी पानीपत का प्रथम युद्ध था। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 5 है। बाबर ने ग्रेट टैंक रोड का निर्माण किसने कराया था? भारत में ग्रेट टैंक रोड का निर्माण किसने कराया था? जीटी रोड जिसको बोलते हैं, तो वह कराया था शेरशाह सूरी ने। भारत में जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। प्रश्न 6 है। सती प्रथा की आलोचना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा की आलोचना करने वाला मुगल सम्राट था हुमायूं। हुमायूं जो है उसने सती प्रथा की आलोचना की थी। प्रश्न 7 है। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची? तो वो थे जहांगीर। नीचे ऑप्शन होगा। जहांगीर के शासनकाल में जो है मुगल चित्रकला जो है चरम पर थी, चूँकि यह चित्रकला का बहुत अच्छा ज्ञाता था और पारखी भी था। प्रश्न 8 है। किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने जो है अकबर की जीवन गाथा लिखी थी। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। प्रश्न 9 है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में किया है? तो वह किया है बाबर ने। बाबर ने यह सब विवरण अपनी डायरी में लिखा है। प्रश्न 10 है। गुजरात विजय के बाद की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया? तो गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया। गुजरात विजय की याद में किसने बनवाया? अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया। प्रश्न 11 है। शेरशाह सूरी की महत्ता का उदाहरण क्या है? शेरशाह सूरी की महत्ता का उदाहरण है प्रशासनिक सुधार। जो शेरशाह सूरी है वह अपनी प्रशासनिक सुधार के लिए बहुत याद किए जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 12 है। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, यह किसके द्वारा लिखी गई? जो आईने अकबरी है वो किसके द्वारा लिखी गई? वह भी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। हुमायूं नामा किसने लिखी? तो हुमायूं नामा लिखी गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं की बहन थी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 अप्रैल 1556 किसके बीच हुई? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वह अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को। अकबर के शासन में महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रजनामा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रजनामा। दीवाने इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो दीन इलाही नामक नया धर्म शुरू किया था अकबर ने। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने सैयद बंधुओं का पतन किया? तो किसने किया सैयद बंधुओं का पतन? मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने जो है सैयद बंधुओं का पतन कर दिया। इसका ऑप्शन ए सही है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन ए सही है। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया, ये किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीबी किससे थी? ये थी अहमदनगर से। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के लिए जो उनके 9 रत्नों में से एक रत्न था टोडरमल, उसने भू राजस्व सुधार का कार्य किया था।
मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था अकबर ने। अकबर ने जो है मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ की थी। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना गृह या पूजा घर जिसको कहते हैं का क्या नाम था? तो उसका नाम था इबादत खाना। इबादत खाना, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इबादत खाना पूजा घर को कहते थे अकबर। महान संगीतकार तानसेन किसके दरबार में रहता था? तो तानसेन जो है एक नवरत्न था अकबर का, नवरत्नों में से एक था। तो ये किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में रहता था। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मुगलों की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगलों की जो राजभाषा थी वह फारसी थी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मुगलों की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास किसके समकालीन थे? जो तुलसीदास जी थे वह भी अकबर के समकालीन थे। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी महेश दास। इसका ऑप्शन ए सही है। महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? तो वह युद्ध था खानवा का युद्ध, जो राणा सांगा के साथ बाबर ने लड़ा था। तो खानवा के युद्ध के बाद जो बाबर है उसको गाजी की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण? उसने इसलिए नहीं कराया, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। औरंगजेब लगातार युद्ध ही करता रहा अपने पूरे शासनकाल में, क्योंकि मुगलों में जब औरंगजेब था तब उसका जो है शासन भारत के बहुत बड़े हिस्से पर था, इसलिए वह लगातार युद्ध ही करता रहा और युद्ध करता करता वह दक्षिण भारत में मर गया। युद्ध करता करता यानी कि युद्ध स्थल पर नहीं मरा, बीमार होकर मरा, सड़कर मरा। मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी। बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा वह तुर्की भाषा में है। उसका नाम क्या है? बाबरनामा। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो इनमें से औरंगजेब ऐसा शासक है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। एक बार उसने स्वयं ही अपना राज्याभिषेक कर लिया और बाद में उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो जो बाबर है वह मूल रूप से फरगना का शासक था। इसका उत्तर बी सही आ जाएगा। ग्रांड ट्रंक रोड किसको जोड़ती है? तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है, जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं, जो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, वह कोलकाता और अमृतसर को आपस में जोड़ती है। इसका ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 33 है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला निम्न में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? पंजाब का सूबेदार दौलत खां भी है और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां भी है। मेवाड़ का शासक राणा सांगा का नाम भी आता है उसमें, लेकिन चंदेरी का शासक मेहदीन राय बाबर को आमंत्रित करने वालों की सूची में नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। मुगल साम्राज्य को भारत में मजबूत बनाने के लिए कौन सा युद्ध महत्वपूर्ण था? तो इनमें से कौन सा युद्ध महत्वपूर्ण था इनमें से जो भारत को? तो वो था खानवा का युद्ध। चूँकि खानवा के युद्ध में जो है बाबर के सामने राणा सांगा था, जिसको हराना बाबर के लिए बहुत बड़ा कार्य था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो अकबर का जो राज्याभिषेक है वह कालानौर में हुआ। जिस समय हुमायूं मारा गया, अकबर को पता चला, अकबर वहाँ सूचना पहुँची कि हुमायूं मारा गया, तो उस समय अकबर कालानौर में था, वहीं पर उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। प्रश्न 37 है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव जो है वह जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीर के द्वारा ही गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई थी।
किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो इनमें से कौन सा राजपूत शासक वंश था जिसने अकबर के सामने जो है समर्पण नहीं किया था? तो वह वंश कौन था? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश जो है उसने कभी भी अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो वह है औरंगजेब। औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। आगे प्रश्न है, अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरी कलम से जो है मोहम्मद हुसैन को अकबर ने नवाजा था। उसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी मोहम्मद हुसैन को, जो अकबर के द्वारा दी गई। प्रश्न 41 है, किस मुगल शासक ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो वह था शाहजहाँ। शाहजहाँ जो है उसने राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई थी। उससे पहले जो है राजधानी कहाँ हुआ करती थी मुगलों की? आगरा में। प्रश्न 42 है, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। जब अकबर 13-14 साल का ही था तब उसको शासक बना दिया था, तो उसका पूरा संरक्षण किसने किया? बैरम खान ने। प्रश्न 43 है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? तो इनमें से किसने की थी? तो वो था बाबर। चूँकि बाबर को जो है बागों का बहुत शौक़ था, बागों के बीचों बीच से पानी निकालने का, नदियाँ निकालने का, नहर निकालने का। प्रश्न 44 है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की? तो पद्मावत की जो रचना की गई थी मोहम्मद मलिक जायसी ने वह शेरशाह सूरी के शासनकाल में की थी। 45 है, किसने चौसा की लड़ाई जो कि 1539 में हुई थी हुमायूं को पराजित किया? तो शेरशाह सूरी ने ही चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वह दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो वह हुमायूं था जिसने 2 बार शासन किया। एक बार 1540 में जब शेरशाह सूरी ने उसको भगा दिया था, फिर उसके बाद वह 1555 में 2 बार शासक बना। 48 है, मुगल साम्राज्य की दोबारा से स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो जो मुगल शासक की दोबारा से स्थापना हुई वो था सरहिंद का युद्ध। उस युद्ध को क्या कहते हैं? सरहिंद का युद्ध, जो कि हुमायूं ने लड़ा था। 49 है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीपना नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हो गई? तो वह मुगल बादशाह था हुमायूं। हुमायूं जो है दीपना नामक एक पुस्तकालय उसने बनवाया था और उसकी सीढ़ियों से ही वह लुढ़क कर गिरकर मर गया, जिस पर कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि वह जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर ही उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 50 है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य से व्यंग करते हुए नेलपुन ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खा के ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो यह हुमायूं के बारे में ही है। तो वह कौन इतिहासकार थे? नेलपुन ने ऐसा कहा था, एक व्यंग किया था कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही वह उसके जीवन का अंत हो गया। तो ये 50 प्रश्न हैं। अभी आप इन 50 प्रश्नों को देखिए, पूरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इससे बाद के जो और क्वेश्चन है, इससे बाद 90 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके लिए अलग से इससे अगली वीडियो बनेगी, उसमें आप उन सबको देख सकते हैं। तो ठीक है, आप इसको देखिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए।